हेलो फ्रेंड्स, भगत सिंह के इस सीरीज में आज हम उनके एक और पत्र को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज। और जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यह भी देखें कि जो वर्तमान समय में हमारे देश में दंगे होते हैं, जैसे देखेंगे तो आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए हैं। और इधर हाल फिलहाल की घटनाओं का जिक्र करें तो जैसे दिल्ली में दंगे हुए 2020 में, बेंगलोर में दंगे हुए 2020 में, बिहार में दंगे हुए, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए 2018 में। तो मतलब काफ़ी लंबा श्रृंखला दंगा का। तो देखते हैं कि आज के समय में दंगा हो रहा है तो भगत सिंह अपने पत्र में कह रहे हैं, तो जो कारण को उठा रहे हैं तो यहाँ कारण यहाँ पे भी रेलिवेंट बैठ रहा है क्या, और जो उसका समाधान का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समाधान के रूप में उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, एक चीज को समझना जरूरी है। अगर एक चीज है कि कोई भी महापुरुष बात कहते हैं अपने समय में तो हमें आज के वर्तमान समय से भी जोड़ कर देखना जरूरी है। अगर वर्तमान समय में वो उनके कही हुई बात सही होती है तब उनके विचारों को आप ग्रहण कीजिए, अपनाइए, सही है। और अगर आज के समय में तार्किक रूप से सही नहीं होता तो उनके विचार को छोड़ दीजिए और उनके जीवनी को भी मतलब पढ़ करके अपने यहाँ समाहित करना और उसको आगे चलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक पॉइंट है। जैसे हम भगत सिंह का सीरीज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हो कि उनका जो कहा हुआ बात है वो आज के समय में तार्किक रूप से सही है और उसको साथ लेकर के चलने का हुनर भी लोगों में मतलब दिखता है कि नहीं। भगत सिंह जैसे कहते हैं कि आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी किससे से चाहिए, तो शोषण से चाहिए, गुलामी से चाहिए, जो यहाँ पे बेरोजगारी है उससे चाहिए। और आज के भी मतलब मुद्दे हैं लोगों में कि हमें इन सबसे आज़ादी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी महापुरुष अपने समय में कहते हैं बात तो उसको प्रेजेंट समय से जोड़ कर देखना बहुत जरूरी है। और इसी में आज भगत सिंह का देखते हैं कि अपने समय में जब कहते हैं कि एक दंगा का जिक्र करते हैं और उस दंगा का क्या कारण और क्या समाधान है उस पर बात करते हैं, तो वही बात करते हैं हम लोग भी। और जैसे यह 1924 में घटना घटा था कोहाट क्षेत्र में, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है उसमें ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत था। और यह दंगा 1924 में हुआ था, यानी कि समझ सकते कि अभी का जो वर्तमान पंजाब है उसके आसपास के क्षेत्रों का यहाँ पे दंगा घटा था। उस दंगा के बारे में जिक्र करते हैं। और भगत सिंह में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था तो उसके बाद का भी राजनीतिक घटनाक्रम को थोड़ा लेते हैं और अपना विचार रखते हैं उस पत्र में, जो जून 1928 में कीर्ति में छपा था। इसमें फिर है कि एक चीज की जब दंगा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हम उसका कारण देखें कि कारण क्या है। इसलिए कि हम अगर कारण को नहीं समझते हैं तो उसका समाधान पे बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कारण को जानना है और उसके बाद हम लोग उसका समाधान को देखेंगे। भगत सिंह अपने पत्र में लिखते हैं, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जाने दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। एक चीज यहाँ पे समझिए कि जब भारत में गुलामी अंग्रेजों ने यहाँ पे दी थी तो उसके खिलाफ आवाज यहाँ खड़ा हो रहा था। उसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। और अंग्रेज इस बात से घबरा गए थे, उन्हें अब यह बात का एहसास हो गया था कि भारत में शासन करना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने एक तरकीब क्या निकाली कि फूट डालो और राज करो नीति तो चल ही रही थी उनके। इसी में उन्हें सांप्रदायिकता की बीज बो दी और सांप्रदायिकता का जो बीज बोया उसका रिजल्ट इतना खराब हुआ कि भारत का विभाजन भी जाके खत्म हुआ। और देखे तो जो सांप्रदायिक दंगे उसका काफी लंबा लिस्ट चलता है। जैसे 1924 में दंगा हुआ, कलकत्ता का दंगा ले सकते हैं, नागपुर का दंगा ले सकते हैं। आज़ादी के बाद भी देखे तो बहुत सारे दंगे हुए, 1984 का दंगा ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, 2002 का दंगा है, दिल्ली का भी दंगा देखते हैं, मुजफ्फरपुर जो 2018 में दंगा वो हुआ। काफ़ी ज़्यादा दंगे देश में हुए हैं। और फिर जैसे दंगा में क्या होता है कि आप जिस कम्युनल के, जिस धर्म के हैं, आपका एक संगठन होता है, आप दूसरे पे जो धर्म का उसको मारने के लिए आप उतावले हो जाते हैं। आपके हाथ में जो मिलता है, डंडा मिलता है, तलवार मिलता है और जो अन्य हथियार है, आप उस दूसरे पे वार करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हम गलत हैं या हम सही हैं। आप गलत भी हैं तो लगता कि नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। आपके लिए क्या मायने लगता है कि धर्म देश से बड़ा लगने लगता है। और यही गलत है सांप्रदायिक दंगों में जो कम्युनल राइट्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा धर्म ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, जबकि सबसे ज्यादा मायने किसी के लिए भी क्या होना चाहिए कि इंसानियत मायने होना चाहिए। और भगत सिंह इसी बात को लेकर चलते हैं, वो इंसान के प्रति काफी ज्यादा समर्पित रहते हैं। इसलिए उन्होंने नास्तिकता का बोध दिया। वो कहे कि नहीं, हम नास्तिक हैं, हम किसी धर्म को मानते नहीं है, हमारे लिए इंसान सेंट्रल बिंदु में है। हम
इंसान के लिए कुर्बान होंगे, देश के लिए कुर्बान होंगे, और उन्हें यह करके सिद्ध भी किया। लेकिन कम्युनल राइट्स में देखिए तो क्या कि अपने एक जो वर्ड आता है कट्टर आता है बार, जो कट्टर का जिक्र किया भगत सिंह, तो काफी ज्यादा निगेटिव वर्ड है। यह मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन देखिए तो इसे कभी कभी उभार ही दिया था इस वर्ड को। और जैसे आप सोशल मीडिया साइट वहाँ पे यूज करते होंगे तो देखते होंगे, जैसे फेसबुक में कि लोगों का एक ग्रुप है और कहता है कि हम कट्टर समर्थक लोग हैं, मतलब एक संप्रदाय, जैसे हिंदू कट्टर समर्थक हो या मुस्लिम कट्टर समर्थक हो, ये लोग हैं। और बोलते हैं इस ग्रुप में वही लोग आएंगे जो कट्टर समर्थक होंगे। तो सोचिए स्थिति कहाँ पे जाके रुके, कोई सोच नहीं सकता। कट्टर होने का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है सिर्फ हम ही रहे, दूसरा कोई नहीं रहे, हमसे जो विचार अलग रखता हो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और भारत की अगर बात करें तो भारत देखते तो विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पे काफी ज्यादा संप्रदाय के लोग रहते हैं और मिलजुल के भाईचारा है। अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे आजादी के समय देखिए, किसी अगर बाढ़ पीड़ित का समय हो, अभी कोविड-19 का समय देखिए, तो एक दूसरे के लोग हेल्प कर ही रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कट्टर वर्ड है, इसके विचारधारा के साथ जो चल रहे हैं, तो उन्हें एक बार सोचने की जरूरत है और मतलब इससे हटने की भी जरूरत है। क्या कि ये किसी का भला नहीं कर सकता और समाज में फूट डालता है। और जो लोगों के बीच में एक विश्वास कायम है, एक दूसरे के मुसीबत में मदद करते हैं, तो मदद करना ही बंद कर देंगे। और फिर जो सोसाइटी पीसफुल में चलता है उसमें कहीं एक दरार आ जाएगा जो सही नहीं है। भगत सिंह फिर अपने आगे पत्रों में जिक्र करते हैं लाहौर दंगे के बारे में और कहते हैं कि उस लाहौर दंगा में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं सिख संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय को मारते हैं, और जो सिख संप्रदाय के वही अपोजिट रिएक्शन देते हैं और मुस्लिम लोग को मारते हैं। और फिर यही है कि आइडेंटिफाई किया कि आप किस संप्रदाय के हैं। अगर आपको उस संप्रदाय मिल गया तो आप उसको मार देते हैं। यह भगत सिंह अपने पत्र में जिक्र करते हैं। फिर आगे के पत्रों में भगत सिंह जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह सांप्रदायिक नेता और अखबारों का हाथ है। ये 1924 में बात घटना को जिक्र करते हुए भगत सिंह 1928 में कह रहे हैं और अभी 2021 चल रहा है। तो देखिए यह बात अभी भी सही प्रतीत हो रहा है कि नहीं। कोई घटना अगर सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसमें देखिए तो पॉलिटिशियन का चाहे क्षेत्रीय लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाथ रहता ही है। उनका स्टेटमेंट कभी कभी ऐसा लगता है कि पब्लिक के सेंटीमेंट को हर्ट कर देता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। और फिर दूसरी ओर अखबारों का जिक्र किया गया, मीडिया, यानी कि जो गोद में बैठा हुआ मीडिया है। तो यह जो अभी का हम लोग जो मीडिया देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक नहीं हुआ, एक लंबा विरासत लेके चला है और यहाँ तक पहुंचा, इसलिए सामने को रूप दिख रहा है। और ऐसा रूप दिख रहा है कि लोकतंत्र खतरे में कभी कभी नजर आता है। और इसके लिए मतलब मीडिया का ऐसा व्यवहार है कि किसी भी मुद्दे को वह किस तरह से मोड़ देती है, किसी का माइंड को वॉश कर देती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कोविड-19 का दौर है, जैसे हमने देखा कि तबलीगी जमात पे बहुत ज्यादा न्यूज चैनलों ने उसे दोष ठहराया कि यह दोषी है, लेकिन देश के जो हाई कोर्ट है उन सब मामलों में बरी कर दिया। तो एक समय अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गया था मीडिया चैनलों द्वारा। लेकिन क्या है कि कुछ मीडिया चैनल ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों को सही न्यूज दे रहे हैं। तो जो भगत सिंह बात कर रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी बैठ रही है मीडिया कर्मियों की और नेताओं की, देखिए आज भी रेलिवेंट जा रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी भी महापुरुष को पढ़े तो आज के समय में जोड़ के जरूर देखिए उसको। फिर इसी में आगे भगत सिंह कहते हैं कि इस समय के हिंदुस्तान के वही नेता हैं जो स्वराज का गुण गाते थे, और उन्होंने अभी क्या कर दिया, ऐसी लीड कर दी है कि कुछ बोलना नहीं, आप चुप ही बैठिए तो ज्यादा बढ़िया है। पत्रकारों के संबंध में बात करते हुए लिखते हैं कि पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक और लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर नफरत फैलाते हैं। एक दो जगह नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। और यह भगत सिंह उसमें बात करते हैं। और अभी का जो मीडिया है, भगत सिंह की इस विचारधारा को पढ़ना चाहिए, खासकर उनको जो मीडिया गोद में बैठी हुई है, चाहे किसी भी विचारधारा की हो। भगत सिंह मीडिया को मूल अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि उनका सही अर्थ है शिक्षा सही देना, समाज में लोगों में संकीर्णता जो जम गई है उसको निकालना है, सांप्रदायिक भावनाएं हटाने का काम करना है, भाईचारा बढ़ाना है, मेल मिलाप को
मजबूत करना है, एक दूसरे के दुख में तो हेल्प करने के लिए भाईचारा जैसा संदेश देना है, और जो राष्ट्रीयता है उसको मजबूत करने की बात करना, नेशनलिज्म का बात करना है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है, तो लोगों के बीच अज्ञान फैलाने का काम कर रहा है, संकीर्णता का प्रचार कर रही है, सांप्रदायिक बनाने की और कोशिश करे कि एक दूसरे के लोग क्या हो जाए, अविश्वास मतलब माहौल पैदा हो, लोग अपने धर्म को लेके चले। इस तरह से मीडिया बात करी, जो अखबार है उस समय के लड़ाई झगड़े करवाने का वो अपना लेख लिखवा रही है। तो इस सब के बीच में भगत सिंह कहते हैं कि काफी ऐसा मतलब देख करके आंसू निकल पड़ते हैं कि भारत का क्या होगा। जो दंगे देश में हो रहे हैं और उस दंगों का मूल कारण खोजने बैठते हैं भगत सिंह, तो भगत सिंह पाते हैं कि आर्थिक कारण एक मेन है। इसके अलावा भी और भी कारण है, जैसे हिंदू मुस्लिम का अपना इंटरेस्ट है कि मेरा अपना एरिया होना चाहिए, फिर अंग्रेजों की नीति है, ये कह सकते हैं, फिर और भी कुछ कुछ कारण ले सकते हैं। और यह उस दौर का है, जैसे और सब देशों में जैसे फासिज्म का दौर आ रहा है, कहीं पे समाजवाद की भावना प्रबल हो रही है, इस तरह से है। यहाँ पे एक चीज हम कहें कि कोई भी अगर घटना घटती है तो उसका केंद्र बिंदु में आर्थिक ही देखिएगा। जैसे किसी परिवार में झगड़ा होता है तो मेन समस्या अगर ढूंढेगा तो क्या है कि आर्थिक दिखेगा। अगर अंग्रेज भारत में आए, शासन किए, तो केंद्र बिंदु क्या था, पैसा ही था, आर्थिक ही था, और यहाँ से बहुत सारा पैसा ले गए, बहुत सारे संसाधन को ले गए। फिर जैसे भारत पे यहाँ पे युद्ध उन्होंने किया, बक्सर का युद्ध देखिए, फिर बक्सर युद्ध का जो समझौता होता है सालन द्वितीय के साथ, जो ट्रीटी होता है, तो कितने सारा उनको अपना एरिया देना पड़ता है। फिर टीपू सुल्तान को उदाहरण ले सकते हैं, उन्हें हरजाना के तौर पर टीपू सुल्तान को क्या देना पड़ता है, पैसा। तो इस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका जो वर्साई की संधि होती है, तो कितना अपमानजनक संधि होता है जर्मनी के साथ। ये सब क्या सिर्फ आर्थिक मतलब स्थिति देखने को आपको मिलेगा। फिर आप और देखिए जो जनजातीय आंदोलन होते हैं, जैसे संथाल विद्रोह है, तो फिर बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया, फिर ये भी आपको केंद्र में ही रख के दिखेगा। जो भी घटनाएं घट रही है आप केंद्र बिंदु पाइएगा। अगर मान लीजिए कि अभी कोई इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश हो रही है तो उसका कारण क्या है, आर्थिक दिखेगा। अगर अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में है तो दुनिया में होने का कारण क्या है, आर्थिक ही दिखेगा। तो भगत सिंह ढूंढते हैं कि जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है उसका मेन कारण आर्थिक ढूंढते हैं, और यह सोचिए कि अभी भी रेलिवेंट है किसी भी घटना के लिए। तो यही है कि आर्थिक को ढूंढते हैं और आगे फिर बात करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह सांप्रदायिक दंगे के इलाज में क्या बोलते हैं कि जरूरी है कि भारत के जो लोग हैं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। लेकिन भगत सिंह यह भी कहते हैं कि चूंकि देश में विदेशी शासन है, और विदेशी शासन अगर है तो यह संभव नहीं है कि यहाँ के लोगों को, इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, इसलिए कि वो जो शक्ति है वो बनने नहीं देगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि विदेशी शासन को इस देश से भगाना है, और उसके लिए यहाँ के लोगों को अपने तन मन से मतलब पूरा कोशिश करना है, और कोशिश इस तरह से करना है कि अंग्रेजों का शासन यहाँ से उखड़ जाए, खत्म हो जाए। फिर आगे भगत सिंह बात करते हैं, कहते हैं कि लोगों में वर्ग चेतना का जागना जरूरी है। वर्ग चेतना का जागना कैसा होना चाहिए कि लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, लोग अपने दुश्मन को पहचाने। और दुश्मन के रूप में किसको रेखांकित करते हैं, पूंजीपति वर्ग को। कहते हैं कि तुम्हारा असली वही दुश्मन है जो तुमको शोषण से मुक्त नहीं कर रहा, तुम्हारा अधिकार नहीं दे रहा है, तुम्हारा जो जीने के अधिकार, जो न्यूनतम जो तुम्हारा आवश्यकताएं हैं, जो तुमको आर्थिक रूप से मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है, और उसके बदले में तुम्हारा क्या है, जरूर ज्यादा तुम्हें काम कराए जा रहे हैं। तो इस चीज को पहचानो, और तुम किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, रूप रंग के हो, उससे मतलब नहीं है। सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो, और लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, जो तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे शरीर में जो जंजीर, जो बेड़ियां जकड़ी हुई है गुलामी की, वो टूट जाएंगी, तुम आजाद हो जाओगे। इसी में आगे भगत सिंह जिक्र करते हैं रूस का, और कहते हैं कि जो रूस का इतिहास पढ़े हैं, जानते हैं, उन्हें जार का शासन मालूम था कि जार का शासन कितना निरंकुश था। उसके शासन में जो मजदूर वर्ग थी, जनता है, वो शोषित थी, पीड़ित थे, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें खाने के भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और इसी में है कि भगत सिंह जी कहते कि दंगे फसाद वहाँ होते थे इसलिए कि लोगों की आर्थिक स्थिति वहाँ पे सही नहीं थी।
फिर सत्ता परिवर्तन होता है, जार का शासन खत्म होता है, वहाँ पे समाजवादी विचारधाराएं प्रबल होती हैं। उसके बाद लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, लोगों को इंसान समझ आता है, और फिर क्या कि दंगे फसाद देखने को नहीं मिलते हैं। भगत सिंह इस बात को कहते हैं। फिर वो कलकत्ता दंगे का जिक्र करते हैं, कहते कलकत्ता दंगा जो हुआ उसमें सही नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक पक्ष को लेकर के खुशी जाहिर करते हैं, वह है मजदूर यूनियनों का संगठन को। कहते हैं कि जो मजदूर यूनियन संगठन है ये सही काम किया कि जो दंगा हुआ उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं हुआ, और इसमें वर्ग चेतना आ गया है, या दंगा को रोकने के लिए भी प्रयास करता है। इस वर्ग चेतना को भगत सिंह काफी पॉजिटिव वे में लेते हैं और कहते हैं कि यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला कि भारत के जो युवा वर्ग हैं अब वैसे धर्मों को मतलब छोड़ रहे हैं जो लोगों को बांटने का काम कर रहा है, उस विचारधारा से अलग हो रहे हैं, जो दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। बोल रहे हैं कि जो हमारी एक पीढ़ी है उसमें खुलापन आ गया है, और इस खुलापन के कारण क्या है कि लोगों को पहले इंसान समझ रहा है, और फिर भारतवासी लोगों को धर्म के नजरिए से नहीं देख रहा है कि वो धर्म का है। और ये काफी अच्छा है, भारत के युवकों में इन विचारों का पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है, काफी अच्छा है। और अगर ऐसा कोई दंगा फसाद होता है तो इसे देख करके घबराना नहीं चाहिए लोगों को, बल्कि हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे हो ही ना, इतने वर्ग चेतना लोगों में होनी चाहिए। फिर भगत सिंह आगे 1914-15 के शहीदों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने समाज के बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वे शहीद हुए हैं और उनका क्या कहना था कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसमें लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और फिर वह गदर पार्टी का जिक्र करते हैं जिसका स्थापना 1914 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो उसके भी क्रांतिकारियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस आंदोलन में जो लोग शहीद हुए तो उनका भी यही मानना था कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। और फिर राजनेताओं का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं कि ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो इस विचारधारा पे चलती है कि हमें राजनीति में धर्म की कोई जरूरत नहीं है। और भगत सिंह विचारधारा से खुश भी होते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा समाज में चेतना आ गया कि लोग अपने मुद्दे को समझने लगे, धर्म को छोड़ने लगे, और जो अपने मुद्दे उस पर एक साथ आ रहे हैं, अपने विचारधारा को एक साथ लेके जा रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना है तो हम जरूर जीतेंगे, और भगत सिंह इस पर प्रसन्न भी होते हैं। फिर देखिए, अगर अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात कीजिएगा तो देखिए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भगत सिंह को पूजती भी है, उनकी मूर्ति बनाती है, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, भगत सिंह के विचारों पे चलते नहीं है। भगत सिंह का विचार क्या कि धर्म से राजनीति को अलग कर दो, लेकिन जो पार्टियां हैं वो धर्म को पकड़ के चलती है। चुनाव आ रहा है तो धर्म को लेकर बढ़ रही है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई किसी का पैर छू रहा है, ये सब होता है। और लोगों से क्या कहा जाता है कि धर्म तुम्हारे खतरे में है, तुम अगर हमको वोट नहीं देगा तो यहाँ पे भगत सिंह का विचारधारा के विपरीत लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाहें कि भगत सिंह का बात करना और भगत सिंह के विचार पे चलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क नेताओं को अच्छा से समझ में आ रहा हो कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब कि भगत सिंह जो कर रहे हैं उस पर चलना इतना आसान नहीं है। भगत सिंह आगे कहते हैं, हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे, और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। भगत सिंह का लेख यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।